कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया। आरोप लगा कि राजा पटेरिया ने एक सभा में देश के प्रधानमंत्री की हत्या की अपील की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पन्ना जिले के पवई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के चक्कर में ये बयान सामने आया। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। कमान से छूटे तीर की तरह जबान से निकले शब्द तो वापस हो नहीं सकते, इसलिए फौरन राजा पटेरिया ने इस बयान को ठीक करने की भी कोशिश की। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदस कराने का काम। संविधान की रक्षा के नाम पर असंवैधानिक अपील से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता पीएम पर एक सांस में दनादन कई आरोप लगाते सुनाई पड़े कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। बीजेपी कांग्रेस पर मोदी के नाम पर जनता को डराने के आरोप लगाती रही है और एक बार फिर इन शब्दों में इसे ही महसूस किया गया। अब चूंकि ये मामला सीधे सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा है, इसलिए बीजेपी और मध्य प्रदेश सरकार को हरकत में आते देर नहीं लगी। बयान देने वाले कांग्रेसी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, जिसके निर्देश राज्य के गृह मंत्री ने खुद मध्य प्रदेश पुलिस को दिए। मैंने एसपी पन्ना को स्पष्ट निर्देश दिया है कि तत्काल इन पर एफआईआर दर्ज करें राजा पटेरिया जी पर। नरोत्तम मिश्रा ने पटेरिया के बयान के बहाने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा और दावा किया कि ये कांग्रेस बापू नहीं बल्कि मुसोलिनी के आदर्शों पर चलने वाली कांग्रेस है और कुछ ऐसा ही अंदाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहा। विद्वेष की पराकाष्ठा है, ये घृणा की अति है, कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं। वैसे राजा पटेरिया को तो अपने बयान की गंभीरता का एहसास उसी वक्त हो चुका था जब उन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या की बात करने के बाद अगली ही पंक्ति में इसे दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन मामले को तूल पकड़ते देर नहीं लगी और विवादित बयान पर सियासी घमासान शुरू हुआ तो उन्होंने झट से सफाई दे डाली। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूँ, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, सफाई का अंदाज वैसा ही रहा। अपनी सफाई में राजा पटेरिया ने बयान के आशय फिर से समझाने की कोशिश की। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिलाकर देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। कांग्रेस के नेता भले ही अब लाख बार अपनी सफाई दोहराएं, लेकिन बीजेपी को इस बयान पर सियासत का मौका तो मिल ही गया और मौका मिला तो बीजेपी ने इसे उछालने में देरी नहीं की। मध्य प्रदेश में दिए गए बयान की गूंज कुछ ही देर में देश के कई हिस्सों में सुनाई पड़ने लगी। देश के कृषि मंत्री ने पीएम मोदी के खिलाफ आए ऐसे बयान के लिए कांग्रेस लीडरशिप से माफी की मांग की। पटेरिया के बयान से गुस्साए बीजेपी नेता राम कदम ने कांग्रेस को शर्मसार होने की बात अपने ही अंदाज में कही। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस दल। मोदी जी एक ईश्वरीय महापुरुष है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पटेरिया के बयान को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उकसाने के मकसद से दिया गया बयान करार दिया। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। यूपी पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड और फर्जी पासपोर्ट रखने के मामले में जिन 4 बांग्लादेशी नागरिकों को कानपुर से गिरफ्तार किया, उनके तार इरफान सोलंकी और समाजवादी पार्टी के एक पार्षद मन्नू रहमान से जुड़ते दिखे। क्योंकि रिजवान नाम के जिस बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया, उनके और उनके परिवार को मिले कैरेक्टर सर्टिफिकेट इरफान सोलंकी के निकले। विधायक जी ने इनको सर्टिफिकेट दिया था कि विधायक जी इनको भली भांति जानते हैं और विधायक जी ने इनको एक बार नहीं कई बार सर्टिफाई किया और इनके परिवार को, ये पार्षद महोदय ने भी सर्टिफाई किया। पुलिस ने दावा किया कि विधायक सोलंकी का एक लेटर हेड भी मिला जिसमें आरोपी को भारतीय नागरिक बताया गया और पार्षद मनु रहमान की तरफ से जारी आरोपी का निवास प्रमाण पत्र भी बरामद किया गया। असल में पुलिस को आरोपी की हरकतों के संदिग्ध होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद कानपुर पुलिस ने उस पर नजर रखनी शुरू की और शुरुआती तहकीकात में शक होने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पूछताछ में आरोपी ने मान लिया कि वो बांग्लादेशी नागरिक है जिसका असली नाम रिजवान है, लेकिन उसने फर्जी नामों से कुल 3 बांग्लादेशी और इंडियन पासपोर्ट बनवा रखे थे। इसके अलावा रिजवान के परिवार के सदस्यों के भी 2-2 पासपोर्ट मिले। इसमें बांग्लादेशी पासपोर्ट और इंडियन आधार कार्ड दोनों दिखिए। इन्हीं पासपोर्टों के आधार पर इसने पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मालदीव, नेपाल, मलेशिया की यात्रा की थी। पुलिस को इनके पास से कई फर्जी आधार कार्ड भी मिले।
ये सब आधार कार्ड हैं और ये फर्जी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये फर्जी आधार कार्ड। अब ये फर्जी आधार कार्ड एक के बाद एक। पुलिस को मुख्य आरोपी रिजवान के पास से फर्जी दस्तावेज विदेश यात्राओं की जानकारी मिली, जिससे उसके जासूस होने, देश विरोधी काम में लिप्त होने और हवाला कारोबारी होने का शक बढ़ गया। और इस शक के बढ़ने की वजह कानपुर के पौश इलाके में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक के फर्जी पासपोर्ट ही नहीं, बल्कि उसके घर से मिले 14 लाख से ज्यादा की नकदी, विदेशी करेंसी और आभूषण भी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कानपुर पुलिस ने इसकी जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी दे दी, ताकि सच तक पहुंचा जा सके। इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस विधायक इरफान सोलंकी और पार्षद मन्नू रहमान की भूमिका की भी जांच करेगी और इसके लिए उसने रिजवान के पास से मिले दस्तावेजों पर इनके दस्तखत की फॉरेंसिक जाँच कराने की तैयारी कर ली है। इस पूरे मामले में एनआईए और एटीएस की जांच की भी संस्तुति की गई है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अब तक की पूछताछ में पुलिस को पता चला कि 2016 से कानपुर में रहने वाले रिजवान ने यही शादी भी कर ली, जिनसे उनके एक बेटा और 2 बेटियां हैं। एयर इंडिया को खरीदने के साथ ही टाटा समूह उसे घाटे से उबारने की मुहिम में जुट गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एयर इंडिया को पूरी तरह नई शक्ल सूरत देने के लिए टाटा समूह ने 500 नए जंबो जेट खरीदने की योजना बनाई है। माना जा रहा है कि एयरलाइन इंडस्ट्री का ये अब तक का सबसे बड़ा सौदा होगा। टाटा समूह ये प्लेन एयरबस और बोइंग कंपनी से खरीदेगा। 500 प्लेन में 400 पतली बॉडी वाले और 100 चौड़ी बॉडी वाले जेट होंगे। इनमें एयरबस के A350 और बोइंग के 787 और 777 मॉडल वाले प्लेन शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि 500 विमानों का ये सौदा $100 बिलियन यानी करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। हालांकि अब तक टाटा समूह की तरफ से इस सौदे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और पेरू के अपुरीमक में सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस ने गोलियां चला दी। ये विरोध पेरू के पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाए जाने के बाद से जारी है। और तब से ही पेड्रो के समर्थक सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर दिन रात विरोध की आग जल रही है। पुलिस पर पथराव हो रहे हैं और जगह जगह आगजनी की जा रही है। हालात बेकाबू होते देख सुरक्षा बलों ने भी प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। अपुरीमक शहर में प्रदर्शन के दौरान गोलियों की आवाज सुनाई दी। वहां प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। इन प्रदर्शनों में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए। पेरू में राजनीतिक उथल पुथल के बीच राष्ट्रपति ने आम चुनाव 2 साल पहले कराने का बिल भी कांग्रेस के सामने पेश कर दिया है। पेरू में अब अप्रैल 2024 में चुनाव होंगे। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के समर्थक मौजूदा राष्ट्रपति डिना बोलुआर्टे को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी पेरू में तुरंत आम चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी की नेता डिम्पल यादव ने आज सांसद की शपथ ली। मैनपुरी उपचुनाव में जीत के बाद आज डिम्पल यादव ने लोकसभा में संसद की सदस्य के तौर पर शपथ ली। डिम्पल यादव ने मैनपुरी की पहली महिला सांसद बनकर जीत का नया कीर्तिमान गढ़ दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास पर सभी को गर्व होना चाहिए, लेकिन संसद में कुछ लोग देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय रुपया हर मुद्रा के मुकाबले मजबूत हुआ है। राजस्थान में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने लोक नृत्य कलाकारों के साथ डांस भी किया और तालियां बजाकर उन्हें प्रोत्साहित किया। देहरादून से घर में मजार बनाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हिंदू युवक ने अपने घर में मजार बनाई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हिंदू संगठनों ने मजार बनाने पर विरोध जताया है।